रिगार्डिंग इस पेपर के और इस पेपर की इंपॉर्टेंस से रिगार्डिंग पेपर पैटर्न क्या होगा, कोर्स कंटेंट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न इसका 60 मार्क्स वही है जिनके साथ आप ऑलरेडी केसीसी वाले में द एमसीक्यूज एंड ओटीक्यूज मीन 60 मार्क्स के लिए आपने कोई कैलकुलेटर वगैरह कैलकुलेटर यूज करना है, कोई एक्सेल वगैरह या वर्ड फाइल वगैरह की जरूरत नहीं। फॉर 60 मार्क्स यू हैव टू मेक श्योर कि आप 60 मार्क्स में आपने 15 एमसीक्यूज है 30 मार्क्स के, 15 एमसीक्यूज है 30 मार्क्स के, 3 ओटी केस हैं ये भी 30 मार्क्स है, लेकिन हर ओटी केस के फर्दर 5 एमसीक्यूज है, हर ओटी केस के फर्दर 5 एमसीक्यूज है। ओटी केसेस क्या होते हैं कि एक सिनेरियो दिया होता है, आपने उसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व। एक एमसीक्यूज का मतलब होता है स्पेसिफिकली जो 15 एमसीक्यूज है मीन 15 सिनेरियो, 15 सिनेरियो आउट ऑफ दैट यू हैव टू सॉल्व द 15 क्वेश्चन। बट इन केस ऑफ ओटी केस एक केस दिया होगा, उस केस में से आपने 5 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। 3 तरह के केस होंगे, टोटल 3 केस होंगे। तो हर केस के अगर 5 एमसीक्यूज है तो 3 के 15 होंगे। तो 30 और 30 60 नंबर तो आपके वही है जो आप पहले भी से चीजें करते आ रहे। बट द क्रिटिकल या जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये 40 मार्क्स है। स्किल लेवल में जो चीज ऐड होती है बेसिकली दे हैव टू लेट्स से उन्होंने आपको स्किल सिखाने हैं किसी, जो स्किल लेवल है ना, स्किल के अंदर ये जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन का एरिया डाला है, सीआरक्यूज, दे वांट टू लेट्स से गिव यू अपॉर्चुनिटी कि आप चीजों को प्रेजेंट करें, आप रियल लाइफ काम करें, आप एक्चुअल काम करें। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो आपको उसके अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन आता है अकाउंट्स का। किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, मे बी आप उसको रिपोर्ट्स वगैरह आपको बनानी होंगी, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन आता है। तो अब अगर मैं कोर्स कंटेंट की बात, 2 सीआरक्यूज होते हैं 40 मार्क्स के। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई बहुत सारे बच्चे जब अपने एफडी से फाउंडेशन से शिफ्ट होते हैं ना, तो उन्हें कंसर्न होता है इन 2 सीआर। उन्हें होता है कि यार किसी तरीके से ना मैंने ये अच्छा परफॉर्म किया, भूल जाते हैं कि ये उनकी स्ट्रेंथ है, भूल जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ है। एवरेज स्टूडेंट 24 से 28 30 नंबर लेता है इस सेक्शन ए और बी आउट ऑफ 60। मतलब कहने का ये कि बहुत सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन में ना, जब भी कोई नई चीज आती है ना, आप उसे प्रायोरिटी देते। जब भी कोई नई चीज आती है ना, एसीसी वाला स्टूडेंट इतना रजा हुआ होता है सही वाला एमसीक्यू से, 7 8 पेपर में एमसीक्यू कर करके तो वो इन चीज को भूल जाता है कि भाई बेसिकली दिस इज द, वो जो 7 पेपर्स में उन्होंने आपके स्किल्स डेवलप किए हैं, नाउ यू हैव टू यूटिलाइज इट। आपने अब उनको कैच करना है। बच्चा इसको इग्नोर करना है, ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा इस चीज को प्रिपेयर ही नहीं करता कि भाई असल में ये 60 नंबर में से मेरा पेपर अपना सिक्योर कर, ये तो बोनस मार्क्स है। आपकी प्रायोरिटी आपकी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना है आपने, इस 60 में से आपने अपना पेपर सिक्योर करना है। अपने माइंड में ये बात रख लो, आउट ऑफ दैट 60 आई हैव टू मेक श्योर कि मैं 40 प्लस स्कोर करूं, तो आपका पेपर सिक्योर होगा। मैं क्या बता रहा हूं कि जो बच्चे अराउंड फॉर एग्जांपल 49 48 में फेल कर रहे हैं, दैट गॉट लेट्स से नॉर्मली उनके जो नंबर्स होते हैं ना, 40 में से 20 होते हैं इधर, लेकिन 48 49 क्यों है क्योंकि 60 में से 28, 60 में से 26, 60 में से 24 ये नंबर होते हैं इधर। इधर फिर भी पास कर जाते हैं, करते करते 40 में से 20 बन जाते हैं, लेकिन उधर वो स्ट्रेंथ वो उसको यूटिलाइज नहीं करें। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमने इन स्किल्स को तो सीखना ही सीखना है। मैं आपको एक बात बताऊं, दे आर ये जो 2 क्वेश्चन है ना, दे आर मोर इजी एज कंपेयर टू सेक्शन ए एंड। इसमें आप प्रेजेंट करोगे, लिख के आओगे, कुछ ना कुछ करके आओगे, आप आउट ऑफ 20 10 12 स्कोर कर लेंगे। लेकिन एमसीक्यूज का ये कि जब तक सही ऑप्शन नहीं लगाओगे, 2 नंबर या 0 नंबर। तो इसलिए इट्स वेरी क्रिटिकल। आई डे वन पे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि आप में और एक नॉर्मल जो स्टूडेंट जो लेट से फेल कर रहा होगा उसमें मेजर फर्क यही होगा द सेक्शन ए, कि आपने इसको अपनी स्ट्रेंथ समझ के इसको यूटिलाइज करना है, इसको कैच करना है, इस पे बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है। ये जितना स्ट्रांग होगा ना, ऑटोमेटिकली आपका ये भी प्रिपेयर्ड हो जाएगा। क्योंकि ये जो एरियाज है ना, ये इंडिविजुअली टेस्ट हो रहे हैं 20 नंबर के क्वेश्चन में, इनके टॉपिक्स। एग्री? ओके।
व्हाट इज द कोर्स कंटेंट? आई थिंक यस्टरडे वी डिस्कस्ड कि भाई हमारे कोर्स के अंदर ये एरियाज है। सबसे पहले एरियाज है फ्रेमवर्क्स। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एरियाज है फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स क्या है? अकाउंटिंग को रेगुलेट करने के लिए दुनिया में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया जो हमें सिखाता है नए स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं, अकाउंटिंग को रेगुलेट कैसे किया जाता है। ऑन द अदर एंड, जब भी नए स्टैंडर्ड बनते हैं, जब भी कोई नई डेवलपमेंट्स होती हैं, द नीड अ प्रॉपर डेफिनेशन, द नीड अ कॉन्सेप्ट्स, वो कहां पे लिखे हुए हैं? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। तो अकाउंटिंग के यूं समझो प्लस है, क्लब जो बेस होती है ना वो ये है। सेकेंडली वी हैव मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक सिंगल एंटिटी, एक अकेली कंपनी अपनी जितनी भी लेन देन कर रही है, इन्वेंट्री बाय कर रही है, IAS 2, टेंजिबल एसेट्स है, IAS 16, इनटेंजिबल है, IAS 38, लीज में एंटर हो रहे हो, IFRS 16, शेयर्स खरीद रहे हो, शेयर सेल कर रहे हो, IFRS 9। तो इस तरह के बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के साथ डील करना सिखाते हैं। फिर वी हैव ग्रुप अकाउंट्स, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरिया ऑफ एग्जामिनर, ग्रुप अकाउंट्स, कंसोलिडेशन। कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है, कंसोलिडेट कैसे करें? आप अपने अकाउंट बना रहे हो, एज ए पेरेंट कंपनी मैं भी अपने अकाउंट बना रहा हूं, लेकिन पेरेंट के जो इन्वेस्टर है ना, वो जानना चाहते हैं कि ग्रुप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। फिर इंटरप्रिटेशन, 20 नंबर का क्वेश्चन पक्का यहां से आता है। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? द रेशियो एनालिसिस। वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाई है, नंबर्स क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने इंटरप्रेट करना है। S3 में सिर्फ कैलकुलेशन है उसकी, वो जो रेशियो की कैलकुलेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे आपने रीजन लिखने होते हैं कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 12 से 20 हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर इस कंपनी का गेयरिंग रेशियो 50 था, अब 70% गेयरिंग हो गई है, क्यों हुई है? एक तो 6-7 नंबर की कैलकुलेशन आएगी रेशियो की, 13-14 नंबर आपने इस पे कमेंट्री करनी। जैसे सेल्स कंपनी की मीटिंग हुई, तो एक टेक्निक है उसके अंदर, CCD, रेशियो कैलकुलेट किया, अब आप कमेंट करोगे कि रेवेन्यू हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, लेकिन यू हैव टू डिस्कस द रीजन व्हाई रेवेन्यू हैज इंक्रीज। देयर इज अ चांसेस कंपनी ने अपनी सेलिंग प्राइस कम की हो, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कम की, लोगों ने ज्यादा यूनिट्स खरीदे, या देयर इज अ चांसेस कि कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत यूनिक है, उसकी डिमांड बहुत हाई है। जैसे कोविड के दौर में आपको पता है मास्क और सैनिटाइजर्स जो थे उनकी सेल्स बहुत बूस्ट कर गई थी। रीजन था नॉट कि कंपनी ने सेलिंग प्राइस को छेड़ा था, नो, डिमांड है। सम टाइम में भी आपका हो सकता है जो कॉम्पिटिटर था ना, वो मार्केट से लेफ्ट आउट कर गया है, उसका कस्टमर आपके पास आ गया, तो रीजन लिखना होता है आपको। फिर कुछ माइनर एरियाज है, कुछ माइनर एरियाज। तो मैंने और आपने, ये कंटेंट है, इस कंटेंट में से आपको जो 2 CRQs आएंगे ना, एक आएगा रेशियो एनालिसिस का 20 नंबर इंटरप्रिटेशन, एक आएगा या कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने होंगे, या किसी अकेली कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन या चेंजेस इन इक्विटी बनानी। एग्री? ओके। कल मैंने आपको अकाउंटिंग का पूरा एक प्रोसेस सिखाया था। किसी ने अगर अपने आप को अकाउंटिंग समझानी है ना, तो दीज आर द 6 प्रोसेस, या दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या थी? बिजनेस का, ऐसा ही है। तो बिजनेस के हिसाब किताब से मुराद क्या है? बिजनेस की क्या होती है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब है लेन देन, उस लेन देन के अंदर क्या इन्वॉल्व है? पैसा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही लेन देन, कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी। सबसे पहला काम आप अकाउंटेंट्स का क्या है? लेन देन को। अगला काम रिकॉर्ड किया जाता है डबल एंट्री प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, आई जस्ट वांट टू टेस्ट योर नॉलेज, I just want to test your knowledge. What will be the double entry of, let's say, a company has purchased plant on credit. Okay, is the right way? Is that right way you have answered? मुझे बताओ आप लोग, एक तरीका होता है हमेशा याद रखना, इंटरव्यूअर के सामने ये बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करके आते हैं।
लेट्स से मैंने अभी क्या बोला कि कंपनी ने प्लांट खरीदा है, एग्री। अब मैं आपको देखें, इट्स नॉट अ डबल एंट्री क्लास, लेकिन अकाउंटिंग की बेस डबल एंट्री है। इवन एसबीआर का पेपर मैं पढ़ाता हूं ना, उसमें भी 7-8 नंबर की डबल एंट्रीज एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कि डिस्कस विद डबल एंट्रीज, डिस्कस व्हाट विल बी द डबल एंट्री। सेम गोज विद एफआर, आपको 3-4 एमसीक्यूज आते हैं डबल एंट्री के कि व्हाट विल बी द डबल एंट्री। तो प्लीज जरा सारे अंडरस्टैंड करना, मैं बड़े बेसिक्स में जा रहा हूं, क्यों बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर याद रखना, इस पेपर के अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंटेंट है ना, उसको एग्जामिनर कम टेस्ट करता है। 70-80% पेपर बेसिक से बनता है, बेसिक स्टैंडर्ड से। इवन IAS 2 को यहाँ पे पूछा जाता है, IAS 16 को 8-10 नंबर का पूछा जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी बहुत स्ट्रांग हो, इन ऑर्डर के आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। इधर देखो सारे, सर बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। मैं जरा अगर आपको अकाउंटिंग का क्विक एक, आप यूं कह लो, बैकग्राउंड बताऊं, या क्विकली आई जस्ट वांट कि आप मेरे हिसाब से अलाइन हो जाओ। तो इधर देखो सारे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैक इन 1500 सेंचुरी में, बैक इन 1500 सेंचुरी में, बैक इन 1500 सेंचुरी में अकाउंटिंग हैपहैजर्ड होती थी। 1500 सदी में अकाउंटिंग हैपहैजर्ड होती थी। सर व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग हैपहैजर्ड होती थी? जब 1500 सेंचुरी, उस दौर में अगर आप रिसर्च पढ़ें, तो उस दौर में ना अकाउंटेंट्स अपनी मर्जी की अकाउंटिंग करते थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान खिते में जो रहते थे लोग, वो अपने हिसाब से हिसाब किताब बना रहे हैं। जो फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश है, वो अपने हिसाब से अकाउंट्स बना रहे हैं। एशियंस अपने हिसाब से अकाउंट्स बना रहे हैं। हर बंदे ने अपने ये तरीके निकाले। तो फिर दुनिया में एक डेवलपमेंट हुई, फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग ने कहा अकाउंटिंग थोड़ी सी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आया, फादर ऑफ अकाउंटिंग ने अराउंड 20-25 साल की रिसर्च पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन के अंदर ये उसने आइडेंटिफाई किया कि भाई हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट है। कितने इफेक्ट है? हर ट्रांजेक्शन के कॉन्सेप्ट आया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के पीछे एक कॉन्सेप्ट आया, एक लॉजिक आया। रिकॉर्ड करना है किस कॉन्सेप्ट पे? ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट पे। व्हाट इज द ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट? एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ ड्यूल इम्पैक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ। छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आपने प्लांट खरीदा है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपने प्लांट खरीदा है 1000 रुपए का कैश पे। मुझे बताओ इसके दो इम्पैक्ट क्या है? बिजनेस के पास क्या आया? प्लांट आया। प्लांट क्या है? एसेट। और बिजनेस से दूसरे इम्पैक्ट क्या गया कैश। रेंट पे किया है। रेंट क्या होगा? एक्सपेंस पे किया है। बिजनेस से क्या गया? लोन लिया है बैंक से। बिजनेस के पास क्या आया? लेकिन लोन क्या है? 2 रुपए। सेल की है, कैश आया, लेकिन सेल आपकी क्या है? इनकम क्या है? 2 रुपए। हर ट्रांजेक्शन के 2 रुपए है। ये फादर ऑफ अकाउंटिंग को रिसर्च के दरमियान नजर। लेकिन क्वेश्चन इज, अभी भी उसने असल में उसका पर्पस क्या था कि ट्रांजेक्शन को क्या करना है? रिकॉर्ड करने का तरीका निकालना था। अकाउंटिंग क्या हुई थी? हैपहैजर्ड। तरीका निकालना था। अब उस तरीके के लिए पहली चीज उसे ये नजर आई कि दुनिया में जितने बिजनेस है ना, जो भी लेन देन कर रहे हैं, हर लेन देन के कितने इफेक्ट है? क्वेश्चन इज इनको रिकॉर्ड कैसे किया जाए? तो सर इन दो इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक इम्पैक्ट को नाम दिया डेबिट का, ठीक है? एक इम्पैक्ट को नाम दिया डेबिट का, शॉर्ट फॉर्म DR। एक इम्पैक्ट को नाम दिया किसका? नाम दिया। मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? नाम दिया। बहुत सारे बच्चे अक्सर टीचर से ये क्वेश्चन करते हैं, सर ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है? ये यूं समझो कि आपके पेरेंट्स अगर आपको नाम ना देते तो कैसे पहचाने जाते आप लोग? नहीं पहचाने जाते ना। तो सेम गोज विद दिस कि भाई फादर ऑफ अकाउंटिंग को ये चीज समझ आ गई कि भाई एक इम्पैक्ट प्लांट है, एक इम्पैक्ट प्लांट है, सेकंड इम्पैक्ट बिजनेस से कैश जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन, हाउ राइट दिस, हाउ वी रिकॉर्ड दिस? तो फिर उसने दो टर्म निकाले, खुद लैटिन था फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड्स थे, डेबिटम एंड क्रेडिटम। डेबिटम एंड क्रेडिटम। डेबिटम का मतलब था इनफ्लो, क्रेडिटम का मतलब था आउटफ्लो।
उसने वो 2 वर्ड उठाए। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी यही चीज पढ़ाई जाती है, जो चीज आ रही है डेबिट होगी, जो चीज जा रही है क्रेडिट। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एक्चुअल कॉन्सेप्ट। उस वर्ड का मतलब ये था डेबिट मीन इनफ्लो, क्रेडिट, उसने वो वर्ड उठाए। अब सुने वर्ड क्या था, फादर ऑफ अकाउंट ने हर ट्रांजेक्शन के कितने इंपैक्ट है, एक डेबिट, दूसरा, अगला सवाल अकाउंटेंट्स का फादर ऑफ अकाउंटिंग से किस तरह हमें ये समझ आ गया कि प्लांट के 2 इफेक्ट हैं। आपने बताया प्लांट खरीदा, बिजनेस से कैश गया। आप कह रहे हैं कि एक को नाम डेबिट देना है, दूसरे को, हमें कैसे पता चलेगा किसको नाम डेबिट देना है, किसको, कैसे पता चलेगा? तो फिर फादर ऑफ अकाउंटिंग ने एक टेबल बना के दिया हमें, एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इक्विटी और इनकम। थोड़े से बड़े हो जाओ, मैं कैपिटल वर्ड नहीं यूज कर रहा क्योंकि वी आर करंटली डिस्कसिंग अबाउट F7 का पेपर है ना, कम कंपनीज के माइंडसेट से इक्विटी वर्ड यूज कर रहा हूं। और कंपनीज के केस में ड्राइंग नहीं होती, डिविडेंड होता है। तो इसलिए एसेट्स और एक्सपेंस उसने का इंक्रीज। और प्लीज इस माइंडसेट को अंडरस्टैंड करें, मैं आपको बार बार, मैं अपने तरीके से अलाइन करने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप कंफर्टेबल हो जाओ। इस तरीके से आपने आपके बाद डबल एंट्री को समझना है, अप्लाई करना है। डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट। बहुत सारे बच्चों ने ये टेबल रटा हुआ होता है, बहुत सारे बच्चों ने ये टेबल रटा हुआ होता है। ऐसा नहीं है, सुनो आप। SBM लिमिटेड बॉट प्लांट ऑफ 1000 ऑन कैश, क्या एंट्री होगी, डेबिट, प्लांट, क्रेडिट व्हाट। अब ये आप लोगों ने रट्टे लगाए होते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू टेल एंट्री। इफ आई एम क्वेश्चनिंग यू, यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको लॉजिक के साथ, आप लॉजिक क्या सुनो। याद रखना, एक प्रिंसिपल है दुनिया में सेपरेट एंटिटी का, कि जब एक कंपनी बनती है ना, तो itself एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप अकाउंटेंट उस कंपनी के हो, ना कि उस ऑनर के, उस कंपनी के हिसाब से जरा सोचो। SBM लिमिटेड क्या एक सेपरेट एंटिटी है? एग्री? क्या खरीदा हमने? बात का जवाब देना है, क्या खरीदा है? प्लांट। इन 6 में से 5 में से क्या है? प्लांट क्या है? एसेट क्या होगा? इंक्रीज हो तो क्या होगा? दिस इज द राइट वे, कि भाई प्लांट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बिजनेस का एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज। ऑन द अदर एंड, किसमें खरीदा प्लांट? कैश में आएंगे से, एसेट क्या हो रहे हैं? यहाँ पे लिखो, एक एसेट इंक्रीज, दूसरा एसेट क्या हुआ, डिक्रीज। अब अगली ट्रांजेक्शन सुनना था प्लीज गौर से, देखो। SBM बुक लोन ऑफ 500 फ्रॉम बैंक, HBL। जल्दी नहीं करनी, पूछूंगा आपने बात का जवाब देना है। एज ए SBM हमने 500 का लोन लिया HBL से, 500 रुपए बिजनेस के बाद आए। ये क्या कैश आया? कैश क्या बिजनेस का? एसेट क्या हो गए? तो क्या होगा? तो डेबिट क्या कर दोगे? एसेट इंक्रीज, डेबिट कैश। कितने से? कहां से आए 500? ये बैंक से क्या लिया? लोन लिया है, तो बाद में वापस देना है। 5 में से क्या चीज है आपकी? दिस इज द राइट वे। फिर इधर देखो, बिजनेस SBM पेड सैलरीज ऑफ 100। बिजनेस SBM ने क्या पे किया? सैलरी क्या है इन 5 में से हमारा? एक्सपेंस क्या हो गया? तो क्या होगा? हर ट्रांजैक्शन के 2 अफेक्ट हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के 2 अफेक्ट हैं, एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट क्या कर दोगे, सैलरीज। कितने से? 100 से। ऑन द अदर एंड, बिजनेस से पे कर दिया, तो बिजनेस से क्या चला गया? कैश क्या है? एसेट क्या हो गया? डिक्रीज हो तो क्या होगा? कहीं ऐसा फील तो नहीं हो रहा ना बेसिक क्लास में बैठे हो रहा होगा ना फील? कोई बात नहीं, इसका फायदा है, ये रिकैप है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरव्यू, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। कंपनी ने 100 रुपए के शेयर इश्यू किए हैं, अज्यूमिंग कोई प्रीमियम वगैरह का लीजिए, 5 रुपए शेयर इश्यू किए,
बताओ एंट्री क्या होगी? 100 रुपए के शेयर इशू किए हैं एसबीएम ने। अगेन यू आर सेइंग रॉन्ग इन अ रॉन्ग वे। ये प्रॉपर इंटरव्यूअर को आपने जवाब देना होता है कि सर दिस बिजनेस हैज इशूड शेयर इन फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश आए, कैश एसेट है, एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेटिव प्रिंसिपल एसेट इंक्रीज हो तो क्या होता है? ऑन द अदर एंड ये शेयर इशू किए तो ऑनर किया है। ऑनर कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करे वो बिजनेस की इक्विटी, इक्विटी क्या हो रही है? तो क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल। अब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? दिस इज द राइट वे टू आंसर अ प्रॉपर इंटरव्यूअर। जब आप इंटरव्यूअर को इस सेंस से जवाब दोगे ना, तो अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं, इधर देखो। बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑफ 1000 ऑन कैश, क्या होगी एंट्री इसकी? पहली बात, बिजनेस ने चीजें सेल की, बिजनेस का क्या है? कैश क्या है? 5 में से क्या हो रहा है? तो कैश। ऑन द अदर एंड कहां से कैश आया? इनकम क्या हुई? इनकम क्या हुई? इंक्रीज हो तो क्या होगा? क्या दोगे? सेल का। बात समझ आ रही है? तो सर पहला काम अकाउंटेंट्स का क्या था? ट्रांजैक्शंस को क्या करना? नहीं, सबसे पहला काम ट्रांजैक्शन को क्या किया? रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड का किसको प्रिंसिपल के जरिए किया? डबल एंट्री। अगला काम होता है ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करना। अगला काम क्या होता है ट्रांजैक्शंस को? जैसे फॉर एग्जांपल बताओ कितने लेजर बनेंगे इस एंट्री में? लेजर पता है लेजर क्या होता है? इधर देखो, लेजर का दूसरा नाम टी अकाउंट है। प्लांट का टी अकाउंट बनाओ, दूसरा टी अकाउंट कौन सा बनेगा? अब बात अंडरस्टैंड करना। अगेन लेफ्ट साइड जो इसकी है, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, एंड दिस राइट साइड इज कॉल्ड व्हाट? क्रेडिट साइड। तो प्लांट के अकाउंट में डेबिट करना है, 1000 डेबिट कर दो। कैश के अकाउंट में 1000 क्या करना है? क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इस तरह जब आप लेजर में लिखते हो तो मुझे बताओ क्या सामने वाले को समझ आए कि प्लांट कहां से आया? क्या ये सामने वाले को समझ आए कि कैश कहां पे गया? तो साथ आप रेफरेंसिंग दे, क्या देते हो? प्लांट खरीदा, किसने खरीदा? प्लांट कैश के अकाउंट से पैसे गए, क्यों गए, क्या क्या खरीदा? क्रॉस रेफरेंसिंग कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? रेफरेंसिंग देना। प्लांट खरीदा कैश पे, कैश गया क्यों? क्योंकि प्लांट खरीदा। अगला काम होता है लेजर्स में ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना। उसके बाद समराइज करते हो, हर साल के एंड में सारे लेजर्स को सम करते हो, कैरी डाउन निकालते हो। फिर क्या बनता है? ट्रायल के बाद चीजों को, ट्रायल बैलेंस के बाद इवेंचुअली समराइज के बाद हमारा पर्पस क्या होता है? प्रेजेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ना, आखिरी काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ट्रायल वर्ड का मतलब यही है, इट्स नॉट फाइनल, ट्रायल है। अभी इसमें क्या रहती है? बहुत सारी ईयर एंड एडजस्टमेंट, बहुत सारी बातें ईयर एंड में पता चलेंगी ना। डेप्रिसिएशन, अलाउंसेस, प्रोविजंस, अक्रूवल प्रीपेमेंट, टैक्स की कैलकुलेशन में भी कोई एरर एंड ओमिशन, बहुत सारी बातें ईयर एंड में पता चलेंगी। एडजस्ट किया, जिसको हम FA2 या 3 में टॉपिक पढ़ाते हैं, एक्सटेंडेड ट्रायल या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब है इस बनाए हुए ट्रायल बैलेंस में हमने क्या किया? अब एडजस्टेड आ गया। अब आखिरी काम क्या है? प्रेजेंट या क्या बनाया? कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? 5। 5 फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नोट इज आल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अलग बात है, इट इज जस्ट अ डिस्क्लोजर नोट्स। प्रॉफिट एंड लॉस, अब आज की क्लास में हमने इनको अंडरस्टैंड करना है। आज की क्लास में मैंने और आपने जो सबसे पहली चीज अंडरस्टैंड करनी है, विच इज IAS 1। IAS 1, द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बेसिक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IAS 1, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर अभी मैंने आपको लिखवाया ना ऊपर,
कितनी टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? 5। अरे एक मिनट प्लीज इधर फोकस करना। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, सोशी एंड डिस्क्लोजर नोट्स। देखो अकाउंटेंट्स का एडजस्टेड ट्रायल करने से बन गया। अब अकाउंटेंट का काम क्या है? सुनो तो एक प्लीज, प्लीज गौर से सुनना। अकाउंटेंट का अगला काम क्या है? बेहतर या कहाँ पे रिपोर्ट दी जाती है? ओके, नंबर वन क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? जिसमें कंपनी अपने ओवरऑल पोजीशन, परफॉर्मेंस, ओवरऑल हालात और वाकयात प्रेजेंट है। मतलब आपके साथ कम्युनिटी, यू आर द इन्वेस्टर, यू आर द लेंडर, you are government, you are tax authority, you are customer, you are supplier, let's say you are employee. So we have to communicate कि where we are standing, what is our performance. तो हमने किस फॉर्म में करनी होती है? Now the question is इनका फॉर्मेट क्या होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, उसके कोई फॉर्मेट नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर चीजों को प्रेजेंट या रिपोर्ट करने के प्रॉपर फॉर्मेट है, और ऑडिटर उस चीज को आके चेक भी करता है क्या उन्होंने अकॉर्डेंस विद फॉर्मेट स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या अकाउंट्स बनाए या नहीं बनाए। तो पहला स्टैंडर्ड दुनिया में डेवलप हुआ ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल, पहले डिफरेंट हुए, लेकिन मेन जो प्रेजेंटेशन, जब लोगों ने अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई फॉर्मेट नहीं था, तो बोर्ड ने कहा यार क्यों ना पहले इसका फॉर्मेट बनाया जाए। तो एक स्टैंडर्ड बनाया IES 1, जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट सिखाए। IES 1 का पर्पस क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट क्या है, इनको प्रेजेंट कैसे किया है। डन हो गया? पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ, आप में से कोई मुझे इनके पर्पसेस बताएगा? इन 4 स्टेटमेंट्स के पर्पस क्या है? डिस्क्लोजर नोट्स उनके साथ होते हैं ना। इन 4 स्टेटमेंट्स के पर्पसेस क्या है पहले मुझे बताओ, बाद में इनके फॉर्मेट्स पे जाते हैं। एनी आइडिया व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? चीज बताती है कि क्या शो करती है? बाय व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस की परफॉर्मेंस शो करती है। क्या शो करती है? परफॉर्मेंस से मुराद क्या है? आया बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या? ये कौन सी स्टेटमेंट बताएगी? इसका पर्पस है बिजनेस की परफॉर्मेंस शो करना। क्या शो करता है ये? परफॉर्मेंस। ऑन द अदर एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बाय वर्ड, ये हमें हमारी अच्छा, इसमें परफॉर्मेंस शो करने से मुराद है इसमें बिजनेस के क्या जाते हैं? इनकम और, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आएगी? इनकम लेस एक्सपेंसेस। एग्रीड? इनकम लेस एक्सपेंसेस। ऑन द अदर एंड ये बिजनेस की क्या शो करता है? पोजीशन। बिजनेस स्टैंड कहां कर रहा है? बिजनेस की पोजीशन क्या है? कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने इन द एंड में नेट एसेट या इक्विटी है। क्योंकि एसेट माइनस लायबिलिटी इज कॉल्ड व्हाट? नेट एसेट। या उसका दूसरा नाम क्या है? इक्विटी। क्या ये बात क्लियर है? ऑन द अदर एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बताओ। यस, कैश मोमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैं भी आपको इनकी सबकी इंपॉर्टेंस बताता हूं कि दुनिया में इनके लॉजिक्स क्या है। अच्छा पहले जरा एक मिनट मुझे बताओ, आप दोनों को इनमें कोई फर्क नजर आ रहा है? मतलब एक इन नाम के अलावा। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर द ईयर एंड एज एट?
क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हर साल नहीं बनती? ओके, एसबीआर के पेपर में, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के पेपर में बैक इन 2018 या 19 में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर द ईयर एंड एज। जरा प्लीज गौर से अंडरस्टैंड करना। देखो, आप लोगों की बातें सही है जो आप लोग कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। एक बिजनेस ने एक साल में कैसा परफॉर्म किया, एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस कभी भी कैरी फॉरवर्ड, इनकम और एक्सपेंसेस के की अकाउंट्स फॉर द ईयर होते हैं। अगले साल का इनकम का अकाउंट दोबारा जीरो से बनेगा। लेकिन एसेट्स और लायबिलिटी के पिछले साल के क्लोजिंग अगले साल के क्या बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, एज है। क्योंकि क्यों, कैसे एसेट है, बनती है साल है फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन पुराने बैलेंसेस क्या होते आ रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड होके ब्रॉड फॉरवर्ड बन रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है फाइनेंशियल पोजीशन को एज है। पिछले बैलेंसेस, फिर इस साल की परफॉर्मेंसेस ऐड होती हैं, इस साल के रिजल्ट ऐड होते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट होती है ना, ये फॉर द ईयर होती है। इनकम के बैलेंसेस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। एक साल का अकाउंट है, जितनी इनकम, एक साल के एक्सपेंसेस का अकाउंट नेट आउट करके प्रॉफिट या लॉस। लेकिन जो एसेट्स या लायबिलिटी होते हैं, इनके क्लोजिंग अगले साल के क्या बनते हैं, ओपनिंग। क्या चीज याद रहेगी? नहीं, वो तो आपकी मर्जी है, इंटरम भी बना सकते हो, ईयर एंड पे बना सकते हो। ईयर एंड पे ड्राफ्ट बनती है, फाइनल बनने में टाइम लगता है। क्या ये क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ, अब जरा थोड़ा सा देखिए, लॉजिक्स हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत नेसेसरी है अकाउंटिंग को समझने के लिए। रट्टा नहीं लगाना। अगर आपने ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में अकाउंटिंग को समझना है ना, तो फिर जरा प्रॉपर समझो ना। प्रॉफिट एंड लॉस का पर्पस क्या है, बिजनेस की परफॉर्मेंस शो है। फाइनेंशियल बिजनेस स्टैंड कहां कर रहा है, सही है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का क्या कॉन्सेप्ट है, गौर से सुनो, ये स्टेटमेंट दुनिया में क्यों है। सर, आपको पता है प्रॉफिट के अंदर एक अकाउंटेंट इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। कैसे? प्रॉफिट के अंदर क्या सारे कैश खर्चे रिकॉर्डेड होते हैं? क्या डेप्रिसिएशन कोई कैश खर्चा है? तो आप डेप्रिसिएशन को कम या ज्यादा कर दो, क्योंकि आपके हाथों में है ना एस्टिमेट करके, एक एसेट की लाइफ 10 साल कर दो। मैंने 10,000 का ऐसी कर दी ना, लाइफ 10 साल कर दी, लाइफ नॉर्मल 5 साल है मार्केट। कितने का खर्चा जाएगा मार्केट के हिसाब से, 2,000 की डेप्रिसिएशन। मैंने एज ए मैनेजर इसकी 10 साल लाइफ कर दी, कितने का खर्चा गया, 1,000 का। खर्चे कम, प्रॉफिट्स क्या हो गया। तो दुनिया में मैनिपुलेटिव अकाउंटिंग, या एक कहा जाता था विंडो ड्रेसिंग, कि एज ए डायरेक्टर एजेंसी प्रॉब्लम, मेरा बोनस था ना, मेरा बोनस मेरे प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट था। तो मैंने एज ए डायरेक्टर प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करके ज्यादा दिखाया। अब प्रॉफिट ज्यादा दिखाए, तो जब मुझे बताओ, आप कंपनी के ऑनर हो, अगर आप उन्हीं प्रॉफिट्स में से आपको डिविडेंड पे किया जाता है ना, अगर हम आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे तो आप हमसे डिविडेंड भी, और डिविडेंड तो कैश के अकाउंट रहता है। अब वो प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स और कैश दो अलग चीज है। लाजमी नहीं है जितना प्रॉफिट हो उतना बिजनेस का कैश बढ़ाओ। व्हाई? बिकॉज प्रॉफिट इंक्लूड अ लॉट ऑफ नॉन कैश आइटम्स। जैसे कि मुझे बताओ, क्रेडिट सेल की है, क्या क्रेडिट सेल एज ए इनकम रिकॉर्ड होती है? होती है। क्रेडिट सेल एज ए इनकम तो रिकॉर्ड होती है, पैसा नहीं गया फिर भी इनकम रिकॉर्डेड है। प्रॉफिट तो ज्यादा होंगे, कैश है ही नहीं। तो शेयर होल्डर्स बेचारे मायूस हो जाते, या शेयर होल्डर्स डायरेक्टर से नाखुश हो जाते कि यार तुम प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हो 10,000 का, एंड डिविडेंड की हम बारी कर रहे हैं तो तुम कह रहे हो कैश ही नहीं है। तो फिर दुनिया में कॉन्सेप्ट आया कि कंपनीज ने अपनी पीएनएल के साथ, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बतानी, कि कंपनी का कैश कहां से कितना आया और कहां से कितना लगाया, ऑपरेशन में कितने लगाए, इन्वेस्ट कितना किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया, जैसे कितना कैश फ्लो। इसका पर्पस होता है बिजनेस की कैश पोजीशन को शो करना। क्या शो करना? जो कैश पोजीशन के अंदर चेंज आया उसको शो करना।
जैसे कि इधर देखो, X6 में, X7, X6 में करंट एसेट्स में कंपनी का कैश था 1000 का, कितने का था? X7 में वो पड़ा हुआ है 1500 का। फाइनेंशियल पोजीशन में ये नजर आ रहा है। देखो फाइनेंशियल पोजीशन में, आप सुनो जरा सारे एक प्लीज। जब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हो तो आप करंट एसेट में लिखते हो ना कैश। करंट एसेट में कितना कैश लिखा होगा? 1000। इस साल कितना है? मुझे एज ए इन्वेस्टर लगा था आपने 500 का चेंज है, बट एज ए इन्वेस्टर, एज ए ऑनर, यू वांट ये 500 का चेंज कैसे आया इंडिया में? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बेसिकली 500 के चेंज को बता कि एक साल का अगर ओपनिंग कैश 1000 था, साल के एंड में बना, देखो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बना? ओपनिंग 1000 है, पिछले साल इस साल के एंड में कितना पड़ा हुआ है? 500 का चेंज आया। तो ये कैसे चेंज आया? हमें इसका ब्रेकडाउन, तो उस ब्रेकडाउन को आप कहां पे देते हैं? कौन सी स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ऑफ कैश। देयर इज द चांसेस इंक्रीज हुआ हो, सम टाइम देयर इज द चांसेस ऑपोजिट कॉन्सेप्ट हो, ओपनिंग 1500 हो, 1000 हो। हमें पूछना है डिक्रीज। असल में अगेन पर्पस ट्रांसपेरेंसी है। इस तरह की स्टेटमेंट्स के पीछे लॉजिक यही था कि वो जो अकाउंटिंग के अंदर लूप होल्स है उनको खत्म किया जाए। एग्रीड? ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगेन ये फॉर द ईयर होती है, साल की बनती है। सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन ऐसा है, बाकी तीनों स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनती है, एक साल के अंदर कैश में कितना क्या है। अच्छा, अब एक स्टेटमेंट बड़ी मजे की है, ये भी दुनिया में डेवलप हुई। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, सुनना जरा सारे। इक्विटी में क्या क्या आता है? एनी आइडिया इक्विटी में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन रिजर्व। मेरी बात गौर से सुनिए। X6, X7। X6 में शेयर कैपिटल 1000 का था, ये 200 का था, रिटेन अर्निंग 2000 की थी, रीवैल्यूएशन 1500 का था। ये 2000 पे चला गया है, ये 1500 पे चला गया है, ये 3000 पे चला गया है, और ये फॉर एग्जांपल 1200 पे चला गया है, 1300 पे। मुझे बताओ, क्या आप जब अपनी फाइनेंशियल, सुनना बाद में सारे, फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाते हो, एसेट्स लिखते हो, लाइबिलिटीज भी लिखते हो, इक्विटी भी लिखते हो, ऐसा ही है? आपने इक्विटी में लिखा होगा ना सारा, सारा कुछ इक्विटी में पड़ा हुआ है, सारा तो फाइनेंशियल पोजीशन में पड़ा हुआ है। ये स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? सर पिछले साल के इक्विटी के बैलेंसेस इस साल के क्या बने? एग्री? ओपनिंग शेयर कैपिटल कितने का था, क्लोजिंग शेयर कैपिटल कितने का, ओपनिंग रिटर्न अर्निंग कितने की थी, क्लोजिंग रिटर्न अर्निंग कितने की है? ऑनर्स ने कहा जहां आप इतनी मेहनत करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस बता दो, हमें कैश फ्लो बता दो, हमें हमारी इक्विटी में क्या चेंज आया है, हमें जरा इसका अलग से ब्रेक डाउन दो एक रिपोर्ट की फॉर्म। ये ओपनिंग रिटर्न अर्निंग 2000 से 3000 हुई, कैसे हुई? ये शेयर कैपिटल 1000 से 2000 हुआ, कैसे हुआ? क्या आपने राइट इशू किए? क्या आपने न्यू इशू किए? ये रीवैल्यूएशन 1500 से 1300 क्यों हुआ? आप हमें इसका आप हमें इसका क्या दें? ब्रेक डाउन। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इसलिए फिर दुनिया में कॉन्सेप्ट आया सोशी का, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, कि इक्विटी में जो भी चेंज आया है, इक्विटी में जो भी एक साल में चेंज आया है, उसको ऑनर्स को एक अलग रिपोर्ट में प्रेजेंट करके बताओ। क्या ये बात है? क्लियर है? पक्की बात है? अब अगेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नंबर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होते हैं? ये नंबर कैसे जाए? इसके लिए हम नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या ऐड करते हैं? डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर नोट्स का पर्पस ये है, जैसे कि इधर देखो, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मैंने इन्वेंट्री लिखी हुई है 5000 की। मैं एक बेकरी आइटम हूं, मेरा एक बिजनेस बेकरी बिजनेस है, मैंने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री कितनी लिखी? आप इन्वेस्टर हो, तो आप जानना चाहते हो ना कि इन्वेंट्री का ब्रेकडाउन क्या है। आप जानना चाहते हो ना कि इस इन्वेंट्री के अंदर कौन सी आउटडेटेड इन्वेंट्री है, कौन सी इन्वेंट्री एनआरवी पे लिखी हुई है, कौन सी एनआरवी, कौन सी इन्वेंट्री कॉस्ट पे लिखी हुई है। ये फाइनेंशियल पोजीशन तो सब नंबर बताती है। तो इस नंबर्स के पीछे हम जाके क्या देखेंगे? क्या ये बात समझ आ रही है?
एक मिनट। इधर देखिए सर, ये एक होंडा कंपनी है, इसकी एनुअल रिपोर्ट्स आपको दिखा रहा हूँ। एक होंडा कंपनी है, इनकी एक पुरानी एनुअल रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ। वो एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं। सबसे पहले इसके अंदर ना कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन होती है एनुअल रिपोर्ट्स में, कि कंपनी की फॉर्मेशन क्या है, इनका सीईओ कौन है, इनका चेयरमैन कौन है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, इनका ऑडिटर कौन है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, इस तरह की बातें लिखी होती है। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी की भी होती है ना जो ऑडिटेड होती हैं, सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट होगी, इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट होगी। ऑडिट रिपोर्ट के बाद आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको नजर आएंगी। ऑडिट रिपोर्ट के बाद आपको उस कंपनी की, ये देखें, ये बैलेंस शीट है। फाइनेंशियल पोजीशन का दूसरा नाम बैलेंस शीट है। एक इस साल की इशू की जाती है, 7 पिछले साल की कंपैरिजन पर्पस के लिए होती है। ये देख रहे हो साथ क्या लिखा हुआ है, कि ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कितने के हैं, 8,548 के। इसका ब्रेकडाउन क्या है, नोट नंबर 3 जाके पढ़ो। नोट नंबर 3 जाके पढ़ो, डिस्क्लोजर नोट। ये सारे एसेट्स हैं, नॉन करंट है, फिर करंट है, फिर इक्विटी है, फिर लाइबिलिटीज है, नॉन करंट, फिर करंट। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की। सबसे पहले रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस, फिर पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गए, फिर टैक्स एक्सपेंसेस, इन द एंड में प्रॉफिट फॉर द ईयर। नीचे ओसीआई। फिर इनकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आप देखोगे, ये चेंजेस इन इक्विटी है, ये चेंजेस इन इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी है ये। इसी तरह ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। तो इनके साथ ये एडेड होते हैं डिस्क्लोजर नोट्स। ये देखो, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का नोट 3 था ना, ये देखो ये रहा, कि उस 8,548 के साथ कौन सी प्रॉपर्टी है, एक जमीन है, कौन से मॉडल पे है, कॉस्ट मॉडल पे। बाकी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, सारे उसी पे ही हैं, कॉस्ट पे ही है। ये डिस्क्लोजर नोट्स है। क्या ये चीज क्लियर है? तो सर रियल लाइफ ये चीजें हैं, ये आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स का काम है, ये सब कुछ आपका काम है। अब मैंने और आपने, अगेन, अब जरा एक एक करके आपको मैं इनकी प्रेजेंटेशन, इनका फॉर्मेट सिखाता हूं जो आपके लिए रेलेवेंट है अभी। सबसे पहले आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन ओसीआई पे। फॉर्मेट मिल जाएंगे, लिखने पे आपने फोकस करना है, ये एक्सेल फाइल आज ग्रुप बन जाएगा तो आपको मिल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एक्सपोर्ट। कितने ऐसे हैं जिन्होंने कल जाके typing.com पे अकाउंट बनाया था? चलें, 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 ये भी अच्छा है कि एटलीस्ट 2-3 लोगों ने ये काम किया तो था। भाई ये दुआएं दोगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, दुआएं दोगे। typing.com पे अकाउंट बनाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है। आपको इससे इतना फायदा होगा, टाइपिंग सीखें। आपको एसीसीए के पेपर्स के अंदर जो एक सबसे बड़ा इशू होता है ना, कंप्लीशन का,
वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था टाइपिंग आती है तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आपकी बहुत वैल्यू होती है, मतलब पर्सनली आप बहुत अच्छा फील करते हो। आपका मैंने कल परसों बताया, कल भी आपको बताया था इस चीज से रिगार्डिंग कि सीनियर टाइपिंग के लिए बहुत डांटते हैं, मतलब वो इतना उस बेचारे को बेइज्जत कर देते हैं। ऐसा रियल केसेस बता रहा हूँ। तो सर आज आपने क्या करना है, टाइपिंग.com पे अपना अकाउंट बनाना है। ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो फॉर्मेट्स किसी बच्चे ने डे वन से अपने स्किल्स पे काम करना है ना, तो आपने ये फॉर्मेट्स रोज 2-3 बार एक्सेल में, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बन जाएगी। ये जो फॉर्मेट्स है ना, इनको आपने रीराइट करना है। इट इज अ सिंपल वे टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेल। मतलब सम फॉर्मूले वगैरह बाद में सिखाऊंगा, एटलीस्ट टाइपिंग वगैरह प्रेजेंटेशन वगैरह वाले जो काम है वो आप लोग कैसे करोगे। ये जो फॉर्मेट लिखाऊंगा ना, इसको आपने 3-4 बार रोज 3-4-5 दिन, जब तक आप एफिशिएंट नहीं हो जाते, जब तक आपको नजर नहीं आता कि यार अभी हाथ बैठ गया है, तब तक आप ये करते रहना काम। मैं बता रहा हूँ भाई, नहीं करोगे नुकसान है। ये डे वन पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि इस पेपर को पास करने के लिए पहली चीज यही है। तो इधर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सबसे पहले क्या आता है, रेवेन्यू। $30 कॉमन कर रहे हैं, अज्यूम कर लो। रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू में से क्या माइनस करोगे, फिर क्या आ जाएगा आपके पास। ये अलग बात है कि कॉस्ट ऑफ सेल की एक अलग वर्किंग बनती है यहाँ पे। हम वर्किंग वन करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल की। कैसे आती है कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस व्हाट, यस, और भी चीजें इसमें एडजस्ट होंगी। परचेज रिटर्न हो गया, या मे बी फॉर एग्जाम्पल कभी कभार वो कहता है डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ सेल में डालना है, तो और चीजें होंगी। ये मैंने एक सिंपल फॉर्मेट लिखा है, ऑल दो और भी चीजें एडजस्ट होंगी। और हमेशा रेवेन्यू याद रखना, सेल्स माइनस सेल रिटर्न करके आता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने माइनस करने हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं ये, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। एक ही बात है, जब वर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा होगा इसका मतलब ये दोनों कंबाइंड है। अलग अलग लिखा होगा तो अलग अलग लिख लेना। फिर कोई छोटी मोटी इनकम आ गई, इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह, को ऐड कर लेना। सही है, तो आपके पास आ जाएंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड व्हाट, पीबीआईटी कहा जाता है इनको। कंपनी ने अपनी इनकम में से पहले अपने ऑपरेशन के खर्चे माइनस किए, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गई। इसमें से कंपनी ने अब जो लोन वगैरह लिया हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट है, या जिसका दूसरा नाम क्या है, वो माइनस करो। तो अब आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो कवर हो गया। अब क्या माइनस करना है इसमें से, तो अब ये प्रॉफिट कौन सा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट वर्ड यूज होता है। नहीं, नेट प्रॉफिट वर्ड के बजाय आप यही कहो, प्रॉफिट फॉर द ईयर। सोल ट्रेडर वगैरह के लिए ना हम नेट प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं, कंपनीज के लिए हम नहीं यूज करते। भाई यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या ये स्टेटमेंट अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस की या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी, सर जितनी भी बिजनेसेस की जो रियलाइज एक्सपेंसेस और रियलाइज इनकम्स है वो यहां पे गई। जी, जी जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आते हैं ना, मैंने वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर सेलिंग आ गए। सेलिंग एंड मार्केटिंग आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन। मैंने वर्ड क्या यूज किया, एक इनकम्स होती है रियलाइज, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, और एक होती है अनरियलाइज। जैसे कि एसिड बिजनेस का 100 का है, 120 पे चली गई वैल्यू, रीवैल्यूएशन, क्या ये रियलाइज इनकम है अनरियलाइज। ओके, एनीवन हैव आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलाइज एंड अनरियलाइज। जो हमने कमा लिया हो, अर्न कर लिया, उसको रियलाइज कहा जाता है। जो अभी तक हमने कमाया नहीं है, अकाउंटिंग सब एडजस्टमेंट है, उसको अनरियलाइज कहा जाता है।
अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है कि 100 का एसेट 120 पे लेके जाना है। तो ये जो 20 रुपए बढ़ रहे हैं ना एसेट के, ये अनरियलाइज गेन है, ये कोई हमने कमाया नहीं है, इट इज जस्ट एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। तो जो अनरियलाइज चीज है ना, वो पार्ट ऑफ ओसीआई होती है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पहले ये बहुत बैक एंड पे डिस्क्लोजर्स वगैरह में या इसका फॉर्मेट अब इन्होंने इकट्ठी कर दी है बोर्ड ने, वरना लोग इसको देखते ही नहीं थे, क्योंकि लोग कंसर्न होते थे प्रॉफिट फॉर द ईयर में से डिविडेंड पे किया था, लेकिन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कोई देखता ही नहीं था, तो इसलिए बोर्ड ने कहा प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही हो। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रीवैल्यूएशन रिजर्व जाता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन गेन, रीवैल्यूएशन सरप्लस, एक ही बात है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव। क्या ये सबको क्लियर है? सर ये पहली स्टेटमेंट है जिसका नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दूसरी स्टेटमेंट बनवा रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड होती है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एक्स4। याद रखना, बाकी सारी रो अप्रोच में ये कॉलम है, इसके कॉलम सबसे पहले इक्विटी के जितने भी कंपोनेंट हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन रिजर्व और टोटल। अच्छा इधर देखें भाई, जितने भी इक्विटी के कंपोनेंट है सबसे पहले इनके ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे। चेंजेस इन इक्विटी में हमारा पर्पस यही था कि इक्विटी में चेंज कैसे आया है इसको ब्रेक डाउन करके लिखना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस, फिर याद रखना एक कॉन्सेप्ट है प्रायर पीरियड एरर। अभी आपको ये चीजें नहीं भी समझ आ रही कोई इशू नहीं है, हमने सीखनी है। प्रायर पीरियड एरर क्या है, हम अकाउंट्स बना रहे हैं 31 दिसंबर 2024 के, इस साल के अकाउंट्स बनाते वक्त हमें पता चला हमने कोई 31 दिसंबर 2020 में गलती की थी। अब मुझे बताओ 31 दिसंबर 2020 की गलती का मतलब है 31 दिसंबर 2020 के प्रॉफिट क्या हुए होंगे गलत, और वो प्रॉफिट आगे जाते हैं, प्रॉफिट आगे कहां पे जाते हैं, तो रिटेन अर्निंग क्या होंगी गलत, और वो रिटेन अर्निंग क्लोजिंग क्या बनती गई। तो इवेंचुअली जो प्रायर पीरियड एरर होते हैं ना, उनको हमें रिटेन अर्निंग में सही करना होता है। कहां सही करना होता है, मैं सिखाऊंगा आगे डिटेल में। ये ऐड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब आ जाएंगे एडजस्टेड बैलेंसेस, क्या आ जाएंगे। अब इसमें जो भी इस साल चेंजेस आई हैं, इस साल आपने कोई शेयर इशू किए हैं, मैं भी डिटेल में नहीं लिख रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ शेयर इशू किए हैं जिसमें हमने राइट इशू वगैरह कोई प्रीमियम पे किए हैं, बोनस इशू वगैरह की हम बात नहीं करें, शेयर इशू किए। प्रॉफिट कहां पे जाता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, देखो सारे प्रॉफिट फॉर द ईयर कहां पे जाता है, रिटेन अर्निंग में। लेकिन जो रिवैल्यूएशन गेन है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में। फिर जो कंपनी ने डिविडेंड पे किया है तो रिटेन अर्निंग को कम करता है, तो रिटेन अर्निंग में से माइनस कर दिया। तो ये देखो ना, शेयर होल्डर को उनकी इक्विटी के समराइज बैलेंसेस मिल गए, मतलब पूरे साल में चेंज कैसे आया ये उन्हें पता चल गया। अब कौन से बैलेंसेस आ जाएंगे, कैरेड डाउन क्लोजिंग बैलेंसेस, ये चेंजेस इन इक्विटी बन गई।
आपके पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 13 नंबर की प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, 7 नंबर की चेंजेस इन इक्विटी बनाओ, या मे भी 13-15 नंबर की प्रॉफिट एंड लॉस हो, 5 नंबर की चेंजेस इन इक्विटी हो। तो अब मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर आपकी ग्रिप होगी इन फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस पे, तो एटलीस्ट आपका इन पे टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ आपने डेटा एंटर करना है। आप समझ रहे हो? इसलिए एक्सेल को या टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव करने का typing.com पे अकाउंट बनाओ, हाथ बैठ जाए, आप 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार ये लिखो एक्सेल, एक्सेल पे, और ये डे 1 से काम शुरू करना है, डिले नहीं करना है इसको। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बाद अगली स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सारे इधर देखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, ये एज एट होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन आती है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, या लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, उसी फॉर्मेट पे बनती है ये। सबसे पहले एसेट्स आएंगे, कौन से? 2 कॉलम बनते हैं। कंपनी के नॉन करंट एसेट में मल्टीपल तरह के एसेट्स हो सकते हैं, कैन बी टेंजिबल, मीन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये समझा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इट कैन बी इंटेंजिबल। सर अभी अभी आपने कहा कि ये एसेट, ये इनकम और एक्सपेंस का जो है कैरी डाउन बैलेंस होता है, तो हम फिर उसको फॉर द ईयर एंडेड नहीं बनाते होता, हैं नहीं होता स्टेटमेंट। कैरी डाउन बैलेंस बचे। ये चेंजेस इन इक्विटी है, चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी का मतलब है नहीं, इक्विटी के सॉरी एलिमेंट है। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। इसका नहीं होता ना, तो फिर हम उसको फॉर द ईयर एंडेड बनाते हैं। जी 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 जी। ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो जी स्टेटमेंट जी बनाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तो तो ये चेंजेस इन इक्विटी का हम फिर क्यों नहीं, फॉर द ईयर चेंजेस इन एंडेड इक्विटी बना? के फॉर द ईयर का पर्पस होता है सब चेंज शो करना, ऑल्दो उनके बैलेंसेस एज इट इज होते हैं। ठीक है सर। टेंजिबल इंटेंजिबल हो सकते हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। ये मैं अभी डमी डेटा में लिख रहा हूँ, बहुत सारे एसेट्स होंगे, रिलीज एसेट होंगे, बायोलॉजिकल एसेट्स होंगे, बहुत सारे नॉन करंट एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होंगे। मैं अभी डमी डेटा में 3 नाम लिख रहा हूँ, ये सिर्फ टोटल नॉन करंट एसेट आ गए। नॉन करंट के बाद नीचे कौन से आएंगे? करंट में इन्वेंट्री, रिसीवेबल एंड कैश, और भी होंगे लेकिन अभी जस्ट मैं ये लिख रहा हूं। ये आपके पास आ गए टोटल एसेट। कौन से एसेट्स? एसेट्स विल ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। अब नीचे इक्विटी, देखो अगर सोची आपने बनाई हुई है, अगर चेंजेस इन इक्विटी बनाई हुई है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन के क्लोजिंग आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। देखो अगर यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन एज इट इज होती है ना, कैरी डाउन बैलेंसेस आते हैं ना, अगर आपने चेंजेस इन इक्विटी बनाई हुई है, ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं इन 4 अकाउंट्स के, ये सिंपली इन 4 अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस यहां लिख देना। नीचे क्या आ जाएंगे यहाँ पे? नॉन करंट लाइबिलिटीज, मैं अलग नहीं लिख रहा, अज्यूम कर रहा हूँ टोटल बाहर चली गई। फिर नीचे क्या आ जाएंगी? करंट लाइबिलिटीज में ओवरड्राफ्ट होता है, पेबल्स होता है, प्रोविजंस भी हो सकती हैं, टैक्स होता है। इसी तरह नॉन करंट लाइबिलिटीज में भी बहुत सारे तरीके होती है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में भी बैंक लोन हो गया, कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गई, लीज लाइबिलिटी हो गई। तो अब आपकी जब ये इवेंचुअली आपके एसेट, टोटल एसेट बराबर होंगे किसके? टोटल इक्विटी और लाइबिलिटी के। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के। एग्रीड भाई? सबसे पहली कौन सी स्टेटमेंट बनी? प्रॉफिट और लॉस। फिर कौन सी? चेंजेस इन इक्विटी, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, और इनके साथ क्या होते हैं? डिस्क्लोजर नोट्स। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नहीं, उसका एक अलग स्टैंडर्ड है, IAS 7। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का क्या फॉर्मेट है, वो एक अलग स्टैंडर्ड बताता है, IAS 7। तो वो सेपरेट चीज है, उसको बाद में देखेंगे। यहां तक क्लियर है? सर पहले तो ये अपनी शीट, ये नाम पूरे कर लें जिनके पे हैं, ये आगे शीट देते जाएं। जी जी। सर अब सबने मेक श्योर करना है कि
ये जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं ये आपके साथ आज आपका ग्रुप वगैरह बन जाएगा, तो जो भी रेलिवेंट बुक्स वगैरह हैं वो भी शेयर हो जाएंगी, किट्स वगैरह भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल हम IAS 16 पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, मैं एवरेज बता रहा हूँ 6 से 8 नंबर हर पेपर में होते हैं उसके। तो अगर आपके कोई भी IAS 16 के नोट्स वगैरह या कहीं पे कुछ पढ़ा हुआ है तो एक बार पढ़ के आ जाना, आपको बहुत मजे का समझ आएगा। डन हो गया? एनी क्वेश्चन? अच्छा, वो जो मैं कल पेपर की टाइमिंग बता रहा था, पेपर आपका 6 तारीख को है, 4 को नहीं है, वो मैंने ट्यूसडे नहीं, थर्सडे को होता है आपका पेपर। आपका पेपर थर्सडे को है, 6 तारीख, 6 मार्च को, यस। तो सर सबसे पहला काम, अगेन मैंने क्या बताया कि जिनका भी फाउंडेशन कंप्लीट है, जिनको पेपर में कोई डाउट नहीं है, अपना पेपर सबसे पहले बुक करवाएं। सबसे पहला काम F7 का यही होता है, पेपर अपना बुक करवाएं। सीट्स लिमिटेड होती हैं, एंड वाले दिनों में सीट्स नहीं मिलती, तो पहला काम आपका यही है कि प्रायोरिटी बेसिस पे अपना पेपर बुक करवाओ। सेकेंडली, जिनकी भी इनरोलमेंट्स वगैरह SBM से रिगार्डिंग रहती हैं, अपनी कल तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि कल से ऑनवर्ड फिर सर अदनान अलाउ नहीं करेंगे। कल तक अपनी जो भी इनरोलमेंट्स वगैरह SBM से रिगार्डिंग जो भी फॉर्म वगैरह है, जो भी एडमिन काम है, ये आप लाजमी कर लें। फॉर्म फिल कर लें, बाकी जिन्होंने फिल कर लिया है वो जा सकते हैं, बाकी प्लीज काइंडली फॉर्म फिल कर लेना। और 1 मिनट ऑनलाइन वालों जरा। चलें ऑनलाइन वालों वाला।